डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, यूनिट सेकंड, एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे ओम्स लॉ, ओमिक डिवाइसेस क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या है, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। सो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रही, डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके बेटा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो चलिए, इट स्टेट्स दैट द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of the conductor. So जिसके अंदर ओम्स ने बताया, बेटा 1828 के अंदर जॉर्ज साइमन ओम्स ने बताया कि क्या है इसमें, जब आप करंट फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, करंट को फ्लो करेंगे, दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। आप लोगों ने अब फ़ैन देखा है कभी, जो हमारे घर पे सिंपल फ़ैन है? सो सबने देखा है, सबके घर के अंदर फ़ैन है। अब उसके अंदर रेगुलेटर भी है। रेगुलेटर क्या है? जहाँ पर बेटा ऑन ऑफ का स्विच है, वहाँ पे आपको एक रेगुलेटर दिखेगा जिससे आप उसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 5 पर अपना फ़ैन को चलाएंगे, देन आपका फ़ैन काफ़ी तेज़ चलेगा। आपने क्या किया, वोल्टेज दी और करंट इंक्रीज़ हो गया। करंट इंक्रीज़ हो गया, आपका फ़ैन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपने अब वोल्टेज दी 4, आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई 4, फ़ैन भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपने वोल्टेज रखी 1 पे, आपका जो करंट होगा वो भी हो गया 1 एम्पियर। इसका मतलब आपका जो फ़ैन होगा वो बिल्कुल स्लो स्पीड में आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज़ करी, करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज़ करी और आपका करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया, ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट करा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, किसी वायर के अंदर उसने करंट को फ्लो करा और वोल्टेज चेक करी, या फिर वोल्टेज को फ्लो करा और करंट चेक किया, दोनों केस हो सकते हैं। सो बेटा VI ग्राफ हो सकता है या फिर IV ग्राफ, ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं। शो का क्या किया, जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज़ की, करंट इंक्रीज़ हो गया, या फिर करंट आपने वेरी किया और आपकी वोल्टेज इंक्रीज़ हो गई। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दीजिए। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट इज़ नोन एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या आएगा? R कांस्टेंट आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को साइन रिमूव करें, दैट इज़ IR। दिस R इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया जी? सो इतना ही ओम्स लॉ है हमारे +2 के अंदर। यहाँ पे जो R है, R की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कैसा उसका नेचर है, डिमेंशंस एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, V और I के ऊपर डिपेंड जो रेजिस्टेंस है नहीं करेगी, क्योंकि रेशो में आएगा R इज इक्वल टू V/I, क्योंकि जितना ये इंक्रीज़ करेगा उतना ये इंक्रीज़ करेगा। अगर ये 4 है ये भी 4 है, अगर ये 3 है ये भी 3 है, 2 है देन ये भी 2 है। इसका मतलब R ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी अगर आप VI ग्राफ V और I की वैल्यूज़ चेंज करेंगे। सो R डिपेंड नहीं करती V और I के ऊपर, R डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल, डिमेंशंस एंड टेम्परेचर के ऊपर। इतनी बात हो गई क्लियर? सो ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनेगा। नाउ इट्स योर विश, चाहे आप ऐसा ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस पे रखे वोल्टेज और वाई एक्सिस के ऊपर रखे अपना करंट। अच्छा, इसको सिंपल समझने के लिए क्या है, जो चीज़ आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीज़ें ऑलवेज एक्स एक्सिस पर होगी। फॉर एग्जांपल आप वोल्टेज बार बार चेंज कर रहे हो, कभी आप रेगुलेटर को 4 पे कर रहे हो, कभी 3 पे कर रहे हो। सो वोल्टेज आपके हाथ में है, इसका मतलब आपने वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर रखना है। मान लीजिए उसका जो करंट डायरेक्ट मतलब फ़ैन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो क्या है? वाई एक्सिस के ऊपर। जितना ही आपने करंट वोल्टेज इंक्रीज़ किया उतना करंट आ गया। जब वोल्टेज 2 है करंट भी 2 होगा। सो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अगर वोल्टेज 3 है देन करंट भी 3 होगा यहाँ पे। सो अगर ग्राफ बनाया जाए तो इट विल बी अ स्ट्रेट ग्राफ। ये जो लाइन है दिस इज़ द स्लोप ऑफ R। क्लियर हो गया जी? चाहे आप एग्ज़ाम के अंदर
VI ग्राफ बना कर आओ या फिर IV ग्राफ, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जस्ट इसको एक बार सुन लो। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। आपने क्या किया, एक R रेजिस्टेंस को लो और एक सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लगाएंगे अमीटर। अमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द करंट। ठीक है, जो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाएगा दैट इज़ द अमीटर। अब इसके अंदर अगर आपने इसको करंट फ्लो करना है, इसके अंदर आपको कोई ना कोई बैटरी अप्लाई करनी होगी। सो ये लगा दी बैटरी। नेक्स्ट इज़ अ की। की क्या है, स्विच, ऑन ऑफ वाला स्विच। सो ये आपने सिंपल एक सर्किट बना दिया। अब कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज आप 4 वोल्टेज दे रहे हो, 5 दे रहे हो, 6 दे रहे हो, कितना दे रहे हो, रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाएंगे हम लोग वोल्टेज। सेम टर्मिनल से अगर 2 वायर्स निकले, ये है पैरेलल, और अगर सेम ही सीरीज के अंदर हो, दिस इज द सीरीज। ठीक है जी। सो कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, R रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है, किसके साथ, अमीटर के साथ, बैटरी के साथ और की के साथ। अमीटर, बैटरी और की के साथ किस में लगाना है, सीरीज में, एक ही सीरीज में चल रहा है। वोल्टेज को लगाना है पैरेलल के अंदर। वोल्टेज is connected across the end of the resistance to measure the potential difference across it. Now की के is pressed। जैसे ही आपने की को ऑन करा, ठीक है, की को ऑन करा, then different reading of voltmeter and ammeter are noted। डिफरेंट रीडिंग्स आप लोग नोट कर सकते हो, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज़ करे, करंट की वैल्यू होगी, देन वोल्टेज को अगेन इंक्रीज़ करे, देन मीटर की वैल्यू अगेन इंक्रीज़ होगी। सो ऐसे आप डिफरेंट रीडिंग्स ले सकते हो। व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट के बीच में, देन जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीजेज, करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही आपने V को इंक्रीज करा, आपकी करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस शोज इट ओबेज अ ओम्स लॉ। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I विच इज ओम्स लॉ। क्लियर हो गया जी। सो इस ग्राफ के साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ हमें ये क्लियर हो गया कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, या फिर दिस इज द ओम्स लॉ, जिसमें आपका जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ, अभी हमने क्या सॉल्व किया, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R निकाल लो, R किसके इक्वल आएगा, V ओवर I। सो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट मतलब I, जितना करंट I फ्लो होगा किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। अब लाइंस रीड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिफाइन किया जा रहा है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे ही आपने उसमें से करंट फ्लो किया। सो मैथमेटिकल पोर्शन लिख दीजिए। नेक्स्ट इज अ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट क्या है, इसके ओम, किसके साथ लिखेंगे, रेजिस्टेंस ओम के साथ। सो 1 R के यूनिट्स 1 ओम, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पेयर। सो दिस इज़ अ 1 वोल्ट पर एम्पेयर। सो चलिए इसी टर्म को लाइंस की फॉर्म में लिखना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। 1 ओम कब बोलेंगे, जब 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट। क्लियर हो गया। सो ऐसी डेफिनेशंस हमने 2-3 करी हैं। फॉर एग्जांपल एम्पेयर क्या है, कूलम्स क्या है, ओम क्या है। सो ऐसी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, बिकॉज ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज अ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कारण क्या है, क्यों रेजिस्टेंस पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलग अलग वायर्स हैं। अच्छा बताओ सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, अगर पता है तो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सबसे अच्छा कंडक्टर विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर। चलिए आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। सो कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो सकता है आप तुक्का ही लगाओ। सो जो भी आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस।
सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। सो सिंपल लैंग्वेज में पहले समझे कि कारण क्या है। जब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ऐसी एक वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से वन एंड से मैंने और इलेक्ट्रॉन सेंड करे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, प्रोड्यूस नहीं फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, ज़ोर से जाकर एक दूसरे में टकराएं, वहाँ पर कोई ना कोई अगर टकरा रहे एंड देन एनर्जी लॉस होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल आपने कभी फ़ोन चार्ज पे लगाया है, डेफिनेटली अगर आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, देन आपने उसको चार्ज पे लगाया ही होगा कभी ना कभी। आप देखोगे कि जब आप फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो या फिर लैपटॉप को चार्ज पे लगाते हो, आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका मोबाइल है, आपने इसको चार्ज पे लगाया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस स्विच के थ्रू इस वायर में से फ्लो होकर आ रहे हैं और आपकी फ़ोन के अंदर स्टे कर गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ यहीं पे आके रुक गए। जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आकर रुक जाएंगे, स्टे करेंगे, वहाँ पे हीट अप होगी, ठीक है। सो चलिए अब वायर वाला सिंपल समझे। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे में स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे और एटम्स, कंडक्टर के अंदर जितने भी छोटे छोटे एटम्स हैं उनके साथ कोलिजन होगी। कोलिजन की वजह से एक ऑपोजिशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अपोज क्या करेगा? करंट को फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है जी। सो चलिए लाइंस एक बार पढ़ते हैं। व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, जैसे ही आपने करंट मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भेजना स्टार्ट करा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। एक से लेके दूसरे पॉइंट, मतलब ये मान लो एक पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद ईच अदर, यही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में स्ट्राइक मतलब कि एक दूसरे में टकराने शुरू हो गए। एंड एटम्स इन अ कंडक्टर, या फिर कंडक्टर्स के एटम के साथ कोलाइड करने शुरू हो गए। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से क्या होगा? द कंडक्टर प्रोवाइड्स एन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो होने से रोकेगा। यही कोलिजन, यही जो जैसे ही स्ट्राइक करा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यही जो कोलिजन की जो एनर्जी है वो क्या करेगा? करंट को फ्लो करने से रोकेगा। The property of conductor to oppose the flow of current is called resistance of the conductor। यही कारण है कि उसमें resistance आ जाएगी। अब next चले resistivity, which is the most important topic। This is a very simple and important topic। Actually ये article बहुत rare chances है कभी आए, लेकिन इसके numericals are the most important। अब है क्या? resistance of a conductor at constant temperature किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये चीज़, ये एक लाइन लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, सॉरी, जिस पर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ की। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही आपकी रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए इतनी सी ही आपकी लेंथ है वायर की, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर वायर थोड़ी सी लेंथी होगी, इसकी रेजिस्टेंस उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर लेंथ और ज़्यादा हो गई, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर आपकी तार पतली सी है, एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर तार मोटी होगी, थिक होगी, देन आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या कम है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। थिन वायर का मतलब मोर रेजिस्टेंस एंड थिक वायर मतलब लेस रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब क्या करना है? दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंबाइन 1 and 2। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सो क्या आ गया आपके पास? L/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जैसे ही रिमूव करेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करें, दिस इज रो L/A।
ए। सो ये आ गई आपके पास रेजिस्टेंस। यहाँ पे रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और ओनली रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, अगर रो को यहीं पे छोड़ दो, ए दूसरी तरफ जाएगा, दिस इज आर ए ओवर एल। सो ये आ गया आपका रो रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, सो इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स इज ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। क्लियर हो गया जी। सो बेटा डिमेंशियर फॉर्मूला इज योर होमवर्क। डिमेंशियर फॉर्मूला आप खुद सॉल्व करके देखें। आर का डिमेंशियर फॉर्मूला कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का मतलब एल। सो सॉल्व करके ज़रूर देखें इसे। और नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। सो बेटा इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ज़रूर पढ़ना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। रो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज, जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज, आपकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस पॉइंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज अपॉन डिमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिमेंशन मतलब चाहे आप लेंथ को इंक्रीज करें, एरिया को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MCQs के अंदर दिस सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, अगर कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। सो सिर्फ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पर ये आपका डिपेंड करेगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है, कोई भी सब्सटेंस जिसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। इसका मतलब जैसे ही अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन कंडक्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम है देन कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो इसके SI यूनिट्स क्या हैं, मोहो। ठीक है जी, या पर ओम। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा मतलब इज इक्वल टू 1 ओवर रो का मतलब रेजिस्टिविटी, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। इसके SI यूनिट, डिमेंशियर फॉर्मूलाज, आपने कोई भी चीज़ ऐसी छोटी छोटी नहीं छोड़कर जानी, बिकॉज कंडक्टिविटी और ये चीज़ें जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ओमिक एलिमेंट एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। कोई ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओम्स लॉ मतलब जैसे ही आपने V को इंक्रीज करा आपका करंट इंक्रीज हो गया। अगर इस चीज़ को कोई फॉलो करे, ठीक है, ओम्स लॉ को जो फॉलो करे वो ओमिक डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं? सो बेटा ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ है ये बनेगा, नॉन ओमिक का ये। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को ओबे नहीं करेगा। मान लीजिए आपकी वोल्टेज कितनी है 4, आपका करंट आ गया 3। मान लीजिए वोल्टेज आपने दी 5, आपका करंट आ गया 3.5। वोल्टेज दी आपने 6, आपका करंट आ गया 5। मतलब थोड़ा सा वेरी कर रहा है, करंट इंक्रीज ज़रूर हो रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली इंक्रीज होने की बजाय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंक्रीज हो रहा है। सो आपका जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड एरिया के अंदर ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज नॉन ओमिक डिवाइस। इसमें कौन से मटेरियल्स हैं जो ओबे नहीं करेंगे ओम्स लॉ को? ऑल सेमीकंडक्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स। क्लियर हो गया जी। सो इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं, या इनका डिफरेंस बताओ। डिफरेंस जब भी आपने बताना है, लाइन मार्कर बताना है, लाइन सेंटर में लगाएं, एक तरफ लिखे ओमिक और एक तरफ लिखे नॉन ओमिक। फर्स्ट पॉइंट इज अ डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट इज अ एग्जाम्पल्स, थर्ड पॉइंट इज ग्राफ। 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए,
ठीक है जी। सो अगर आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। सो प्लीज़ बेटा आप अपनी स्टूडेंट्स के साथ, अपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सबके साथ चैनल को शेयर करें। यहाँ पे आपको बेटा सारा सिलेबस करवाया जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम भी +2 का जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने उनका एंड टाइम तक, जिस दिन उनका पेपर भी था उस दिन भी उनको बताया कि कैसे पेपर अपने अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। सो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर, हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाई गई। सो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सितंबर एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे हम लोग सारा साल पढ़ेंगे, इवन इस साल अगर प्रैक्टिकल्स हुए हैं तो प्रैक्टिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे। सो हर चीज़ इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। सो जितना आप लोग जुड़ के रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपने चैनल को शेयर करेंगे, उतना आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दिस इज़ द फनी डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। सो इसको आप लोगों ने पेपर के अंदर बना के नहीं आना, सिंपल एग्जांपल है ये, जो एक फ़नी है। आपके पास एक वायर है, फॉर एग्जांपल ये वायर है, ऊपर से ओम एक ऐसी चीज़ है जो करंट को फ्लो होने से रोकेगी, मतलब कि रेजिस्टेंस को, ठीक है, वोल्टेज उसको बेचारा धक्का लगा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस उसे फ्लो होने के लिए रोकेगी। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आए। ये क्वेश्चन आएगा फैक्टर इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर ड्राइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है। कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L। सबसे पहले आप एक छोटी सी लेंथ डायग्राम बना लो जिसकी लेंथ कितनी है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कैपिटल A। लेट n be the number of electrons per unit volume in a conductor if an electric field is applied across the two end of the conductor। मान लीजिए कि इसके अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। करंट कहाँ से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी। डायरेक्शन ज़रूर बतानी है। जैसे ही आप फैक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी करोगे बेटा, आपके पास अगर मॉडर्न की बुक है वहाँ पे जो हेडिंग होगा वो होगा फैक्टर्स इफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर आपके पास दिनेश की बुक है वहाँ पे लिखा होगा डिड्यूट ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आर्टिकल सेम है, ठीक है जी। सो सबसे पहले क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करना है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास कितनी है ई टाउ ओवर एम। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो वहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी थी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I इज इक्वल्स टू NEAVD। सो जो मुझे याद है वो क्या है, I इज इक्वल्स टू NEAVD। आप इसको उथल पुथल करके लिख सकते हो, N पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, VD पहले लिख दिया, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर कर यहाँ पर VD की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। बेटा ये स्मॉल VD है, ठीक है। सो यहाँ पे VD की वैल्यू पुट करें, आपके पास आएगा NEA एज सच, और E की जगह पे क्या पुट होगा, E टाउ ओवर M। सो ध्यान से देख लो, I इज इक्वल्स टू NEAVD। सो NEA एज सच, VD की वैल्यू क्या पुट करेंगे, E टाउ ओवर M, E टाउ ओवर M। क्लियर हो गया। सो E के साथ E मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर E टाउ डिवाइडेड बाई M। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया, आपके पास इस तरह का कंडक्टर है, जैसे ही आपने बैटरी ऑन करी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, और इसकी लेंथ कितनी है L। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, V ओवर L। कहाँ से आया, dV ओवर dr, पढ़ा है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो dV की जगह पर V और डिस्टेंस कितना लग रहा है आपका L। सो dV ओवर dr की जगह पर क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू V ओवर L। यही चीज़ आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। सो इक्वेशन नंबर 2 आप दोबारा से चेक कर लो, V ओवर I आपने पुट करना है। सो ये रही आपकी E की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने लगे हैं, V ओवर L, ठीक है जी। सो क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू NAE स्क्वायर एज सच, V की वैल्यू क्या आएगी,
ई की वैल्यू v/l, टाउ नीचे क्या है m। सो एक न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। सो ये रही आपकी एक न्यू इक्वेशन बन गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या ड्राइव करना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, v इज टू आई आर। इसका मतलब r किसके इक्वल होगा, v/i। अब v/i की फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये रहा v के पैर में i ले जाओ, बन गया v/i। यही टर्म m दूसरी तरफ ले जाओ, साइड पर सॉल्व करके बताती हूँ। ये v यहीं पे रहने दो, ठीक है। ये वाला i दूसरी तरफ लेके गए, रेसिप्रोकल में चला गया। ये वाला m दूसरी तरफ लेके जाओ, बन गया ml। और क्या यहाँ पे क्या बचा, NEA² टाउ। ये बन गई आपकी इक्वेशन, सेम इक्वेशन है, ठीक है जी। व्हाट इज़ v/i, दैट इज़ r। यहाँ पे पुट कर दो r। क्लियर हो गया जी। अब क्या है, आप लोग m डिवाइडेड बाय NE² टाउ को अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, ओनली ए, ठीक है, बाय मिस्टेक लिख दिया। NE टाउ अलग से लिखो, ये है L/A। सो ये आपकी r का आंसर आ गया, दिस इज़ द r। अब r की वैल्यू हमें पता है, r किसके इक्वल है, रो L/A। सो पुट कर दो इसकी, या वैल्यूज़ को कंपेयर करो। सो जैसे ही आप कंपेयर करोगे हमारे पास आएगा r की वैल्यू रो L/A इज इक्वल्स टू ML डिवाइडेड बाय NE² टाउ A। ए के साथ ए कैंसिल, एल के साथ एल कैंसिल। फाइनली रो का आंसर कितना आया, m डिवाइडेड बाय NE² टाउ, NE² टाउ। ये रही आपकी रो की वैल्यू। यहाँ से मेन पॉइंट्स बनेंगे, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे 1 या 2 मार्क्स के। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड किस किस चीज़ पे करेगी। नंबर 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है, रो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। सिंस द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन अ नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल सिल्वर और आप, अच्छा मैंने तो बोला था बेस्ट कंडक्टर आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए यहीं पे डिस्कस हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। सिल्वर के बाद कौन है, कॉपर। सो अगर दोनों में से कोई आंसर आए, दैट इज़ द सिल्वर। सिल्वर जो बेस्ट कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई ईजीली करंट फ्लो करेगा, ठीक है जी। इसका मतलब n डिपेंड करेगा मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। सेकेंड आ जाओ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इनवर्सली मतलब रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिवली कोलिजन पार्टिकल्स। सो कोलिजन होगी किसी दो पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ से यहाँ तक टकराई, जितनी भी कोलिजन हुई, जितना भी टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम। सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। इसका मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एंड इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आपकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया। सो दीज पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हें साइड पर कहीं पे लिख लो। चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर, वो डिस्कस करते हैं। सो बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दिनेश की बुक से। सो चलिए, अदरवाइज़ बच्चे मॉडर्न की बुक है, वेल एंड गुड है। अगर आप लोग NCERT यूज़ कर रहे हैं, बेटा NCERT पंजाब बोर्ड के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी CBSE के लिए। सो NCERT बुक प्लीज़ फॉलो मत करें पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स। सो बेटा एक्चुअली क्या है, पंजाब बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, जो लिखने का तरीका है, बिल्कुल डिफरेंट है CBSE बोर्ड से, ठीक है। सो उनका तरीका थोड़ा सा, फिज़िक्स को लिखने का तरीका कुछ और है, पंजाब बोर्ड में कुछ और। अगर आप NCERT को फॉलो करेंगे
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी पेपर अटैम्प्ट करने में। सो चलिए, जो क्वेश्चन बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, आप अपनी कॉपी के अपनी बुक के ऊपर लिखते जाए। जैसे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफाइन कूलम्स लॉ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम 17th नंबर क्वेश्चन देखो, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम और अ मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिवली कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में जो टाइम इंटरवल आएगा दैट इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चलिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा पूछा जा सकता है कि जो करंट है वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 21st नंबर क्वेश्चन देखें, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटीरियल मेटालिक कंडक्टर वेरीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें पता है 3 चीज़ें हमने सीखी हैं। नंबर 1, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. नंबर 2, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tau. एंड थर्ड वन इज रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी देन आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इन्होंने पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी कि नहीं करेगी। सो सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लिखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे पता चला? ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी है। सो इसका मतलब 1/tau इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा देन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब अगर टाउ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। दैट इज़ वाई ये फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे। उन्होंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर, डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का है, बट रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन है। इसका मतलब अगर टाउ इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर इन्होंने बोला है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया देन टाउ डिक्रीज हो जाएगा। अगर टाउ डिक्रीज हो गया देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सो ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज ये भी डिक्रीज, ये डिक्रीज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन हल्के से मोल्ड होकर आएंगे। अगर आपको 3 रिलेशन अच्छे से लर्न है रेजिस्टिविटी वाले, उनको ही आपस में कंपेयर करते जाएं और अपने आंसर सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट बेटा, ओम्स लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओम्स लॉ क्या है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। डिफाइन रेजिस्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ओम को आपने एक्सप्लेन करना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट ये छोटे छोटे बेटा क्वेश्चंस है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। रजिस्टर वाला जो टॉपिक है इसे अभी स्किप कर दो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स क्या है, कार्बन रजिस्टर्स क्या है, सो एक्सेट्रा। सिमिलरली बेटा लास्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन ऑफ द रेजिस्टेंस आर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हुज टेम्परेचर इज इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे देन जो आपकी रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। सो रेजिस्टेंस और बेटा करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे देन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये है हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये लेक्चर सिर्फ 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको डेरिवेशन पूछी जाए, ड्राइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
सो अगर आए देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बट बहुत रेयर चांसेस है। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस लेक्चर में से ज़्यादा आएगा। सो 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।